तो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो IAS इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में, वैसे तो मैंने आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द लेक्चर्स, उसमें एक तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का IAS 36 है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर IAS 37 है प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और रिजर्व्स का, वो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है आपका IAS 10 जो कि एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में वैसे तो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन द लेक्चर्स, बट आई विल रिपीट सम पार्ट ऑफ दिस। एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो कि IAS 10 बताता है आपको कि इफ द एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट, तो वी विल रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। जैसे कि अगर कोई मेजर लॉस ऑफ बैड डेट्स हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर हमारा बैड डेट्स हो जाएगा मेजर कस्टमर, तो हम उसको वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है जी। इन्वेंट्री अगर वैल्यू कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पे नहीं हुई और फ्यूचर में मार्केट वैल्यू बता रही है, यानी दोज इवेंट्स विच अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी बैलेंस शीट इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स but the events had occurred after the balance sheet date, they can be known as adjusting and non-adjusting event. उसमें जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो एक एडजस्टिंग इवेंट होती है, क्योंकि एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट डेट पर कि आपकी इन्वेंट्री जो है मार्केट में उसकी कीमत कम है, जो शो हो रही है वो नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यू विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन विच कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू IAS 10 हम करते हैं उसको। इसी तरह एक गोदाम में आग लग गई है 31 दिसंबर बैलेंस शीट डेट के बाद, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है जी। तो मेजर इंप्रूवमेंट आप करना चाह रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि बाद में आप मेजर इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई मेजर शेयर इशू करना चाह रहे हैं आप, अभी किए तो नहीं आपने, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फायर करोना वाली मैंने बात बता दी आपको। प्रपोज डिविडेंड जो आपका होता है ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज इट इज नॉट येट अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। हम उसको अपनी बुक्स में काउंट फॉर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते। फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो है वो ये कहता है कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स बाय विच द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। एंड रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है आपकी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और जो आपकी वैल्यू इन यूज है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल भी आप ट्रीट कर सकते हैं, और वैल्यू इन यूज का मतलब है कि इस्तेमाल करने से, यानी प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, उसकी इस्तेमाल करने से एसेट जो रिकवरी आपको देगा उसे वैल्यू इन यूज का नाम दिया जाता है। तो इम्पेयरमेंट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट बाय विच द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। अगर आपकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो आपको अपने एसेट्स की इम्पेयरमेंट करनी पड़ती है, यानी इसे लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है, एज ए लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है, और एसेट की वैल्यू में से कम भी करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस भी कर देंगे। फिर प्रोविजन इज ए लायबिलिटी फॉर अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन अमाउंट होती है, IAS 37 जो कहता है आपको। इसमें एक लायबिलिटी होती है इफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ कैश इज प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब है कि फ्यूचर में हम आउट ऑफ कैश उम्मीद कर रहे हैं कि होगा, और इसके चांसेस, प्रोबेबल का मतलब है कि चांसेस आर 50%, मोर देन 50%, तो हम उसे एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। जैसे हमारा कोई केस चल रहा था किसी बंदे के साथ और अदालत में, कोर्ट में, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल लूज द केस एंड वी हैव टू मेक द पेमेंट आल्सो। तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, इसमें आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबल ये है 50% से ज्यादा चांस ये है कि आप केस हार जाएंगे, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने थोड़ा सा बताया है, वैसे मैं डिटेल में अपने लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इस हवाले से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कि मैं इस सवाल की तरफ जाऊं, पहले थोड़ा सा सवाल मैं एक दो आपसे शेयर करूंगा इसके इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के, जो जरा थोड़े इम्पेयरमेंट वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका IAS है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36 ही कंसिडर किया जाता है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे
चलूंगा। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखें कैरिंग वैल्यू दी हुई है, नेट सेलिंग प्राइस दी हुई है और वैल्यू इन यूज दिया हुआ है। अब इसको अगर व्हाट इज मेंट बाय इम्पेयरमेंट में बता चुका हूँ, वो कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे आप। तो देखिए कि हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, नेट सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज बेटा प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू वही जो डिस्काउंट करके हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में, उसी की बात होगी। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी दैट इज योर रिकवरेबल अमाउंट। तो इस केस में आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 1560, बिकॉज दिस इज सेलिंग वेयर वैल्यू इज हायर देन द वैल्यू इन यूज। इस केस में रिकवरेबल अमाउंट आपकी कितनी है 2625। लास्ट केस में आपकी रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से ज्यादा किसकी है 1313। अगर आप गौर करें, आपने देखना है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है 1560 से, यस, तो आपको यहाँ पे लॉस क्रिएट करना पड़ेगा 1870 minus 1560, you are going to sustain a loss which is 310 का लॉस आपका आ जाएगा। फिर 2423 minus 2625, तो ये तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है आपकी, तो यू विल रिकॉर्ड इट ऑन द कैरिंग अमाउंट, there will be no loss which needs to be recorded. 1368 minus 1313 which is the recoverable amount. 1368 minus 1313 कितना आ जाएगा 55 का आपको ये लॉस हो जाएगा, प्लस 310 365 का आप एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, आप इनकम स्टेटमेंट में एज ए लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने कुछ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के हवाले से आपको क्वेश्चन एक बताया है जो कि आपने सॉल्व किया है। अब मैं चाहूंगा कि आप इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के क्वेश्चन जो मेरी बुक में मौजूद हैं इम्पेयरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सॉल्व जरूर करें। उसमें कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने इसका भी पार्ट है, मार्च 17 का सवाल है, आप लिख लें, ये आपने घर में करना है। फरवरी मार्च 17 का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन है और इसकी मुझे ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा किस साल का है, लेकिन मौजूद है। जैसे इन February 2019 for discovered that plant and machinery with a net book value 15,000 has become obsolete. It could be sold for 18,000 with a selling cost of 1200. 8,000 में से माइनस करेंगे बेटा 1200 तो आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कैरिंग अमाउंट। देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जी लिखता हूँ मैं 15,000 सॉरी 8,000 minus 1200 कितना आ जाएगा बेटा 6,800। दैट इज गोइंग टू बी द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कह लें या एनआरवी कह लें, बात एक ही है। कैरिंग अमाउंट कितनी है हमारी, दैट इज 15,000। 15,000 इज गोइंग टू बी द कैरिंग अमाउंट। नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं बेटा, इसको एक ही बात है। और वैल्यू इन यूज दैट इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू इन यूज को हम बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इसको समझा देता हूं, because it tells that what return you are getting after using the asset. After using the asset, what return you are getting if you will continue to use the asset in future. बेचने की बजाय आप इसको यूज करते हैं तो वो रिटर्न क्या देता है वो। तो 4,000 into 0.909 निकालें कितना आता है जी 3636 आता है। ये 5,000 into 0.826 4130 आ जाएगा। 3,000 into 0.751 2253। इनका टोटल कर लें बेटा तीनों का, आ जाएगा 10,019 10019। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, विच इज हायर देन, विच इज हायर ऑफ
फेयर वैल्यू, हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू कितनी है 6800, वैल्यू इन यूज कितनी है 10,019। तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज हमारी 10,019 है, जबकि हमारी जो नेटबुक वैल्यू है कैरिंग अमाउंट कितनी है वो 15,000 है। तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस हम निकाल लेंगे इक्वल टू 15,000 माइनस 10,009 19, that is going to be your impairment loss। आपका आ जाएगा 15,000 माइनस 10,009। 4981 का आपका ये लॉस आ जाएगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब इससे इम्पेयरमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके हैं वो आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कुछ सवाल है तो पूछ लें मुझसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर मैंने भेजे हैं, अगर आपने वो ले लिए तो समझ आ गया होगा। अगर आपने लेक्चर वो अभी आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर शायद प्रॉब्लम हो, फिर भी पूछ ले, मैं रिपीट कर सकता हूँ। Impairment is basically a loss in the reduction of non-current asset. It is a loss. It is a reduction in the value of non-current asset by which the carrying amount is more than recoverable amount. जितनी अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट हमारी 15,000 है, which is called net book value also. Recoverable amount क्या होती है? That is the higher of fair value and वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, विच इज एनआरवी। एंड वैल्यू इन यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आफ्टर डिस्काउंट। वो हमने कहलाई, वो 10,019 आती है और फेयर वैल्यू 6,800 है। हायर किसकी है? 10,019 हायर है। अब ये 10,019 कैरिंग अमाउंट कितनी ज्यादा है इससे? 15,000 माइनस 10,019, 4981 से कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इम्पेयरमेंट लॉस। We have to reduce the value of non-current asset by 4981, and it is going to be a debt loss for us. सबसे important impairment of asset का ही है वो आपका जो स्टैंडर्ड है, और यही बात करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम। इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये पेपर में मई जून 1731 का क्वेश्चन है। कहते जी नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, करंट एसेट्स दिए हुए आपको, टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज दी हुई है। द ऑडिटर ब्रिंग्स द फॉलोइंग आइटम्स टू द अटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स। ऑडिटर्स ने ये आइटम जो है ना वो डायरेक्टर्स की अटेंशन शामिल की है कि ये आइटम्स भी मौजूद हैं जिनको आपने टेकअप करना है या गौर से देखना है। तो जी लिमिटेड एंटर्ड इनटू ए 18-month रेंटल एग्रीमेंट फॉर ए वेयरहाउस ऑन 1 मई 2016। The following payments totaling 2,20,000 were made and charged as an expense in the draft financial statements. तो आपने 18 months का रेंटल एग्रीमेंट किया था 1 मई को 2,20,000 का। तो आपने उस रेंटल एग्रीमेंट की पूरी पेमेंट 2,20,000 को आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया है, जबकि 20,000 रेंटल डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड था। 20,000 डिपॉजिट था जो कि लीज पीरियड के एंड में आपको क्या हो जाना था? रिफंडेबल हो जाना था। वो तो रिफंडेबल था, वो तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज वो तो आपका रिफंडेबल था, वो तो आपको मिल जाना है, वो तो आपको एसेट एक तरह से। और 2 लाख का जो था टोटल रेंट था कवरिंग फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 28 फरवरी। अब देखिए हमारा साल कब खत्म हो रहा है? हमारा साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। हमारे पीरियड में जो बिलोंग करता है, रेंट की जो कवरेज हमारे पीरियड में बिलोंग करती है, वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 months की बिलोंग करती है, दिसंबर तक। इसका मतलब है कि 2 लाख का रेंट जो है वो 10 महीने का रेंट है, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स 20,000 इनटू मल्टीप्लाई बाय 2। जनवरी और फरवरी का रेंट जो है वो इस माह से, इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता, वो तो हमारा रेंट एक्सपेंस नहीं है ना, फिर जारी बात। 40,000 का जो
रेंट आपने पे कर दिया हुआ है वो आपका डेफिनेटली रेंट एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए। तो वो 40,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो 20,000 रुपया रेंटल डिपॉजिट है ये भी आपका एसेट है, ये भी आपका एक्सपेंस नहीं है, इससे भी आपने अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर लिया है, ये भी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने 18 मंथ्स का रेंटल एग्रीमेंट किया था फॉर ए वेयर हाउस 1 मई को, और आपने मई से लेके फरवरी तक का 10 महीने का आपने जो रेंटल कॉस्ट थी वो पे कर दी। अब हमारा साल दिसंबर में खत्म हो जाता है, तो जनवरी और फरवरी का जो आपने रेंट पे किया है वो हमारे पीरियड से बिलोंग नहीं करता, वो तो फिर क्या कहते हैं उसे, आपका प्रीपेड हो गया ना, वो तो शामिल नहीं इसके अंदर 40,000 का जो है, वो तो प्रीपेड में लिखा जाएगा। इसी तरह जो 20,000 आपने पे किया ऊपर वो तो रिफंडेबल है, तो वो तो आप एंट्री क्या करेंगे उसकी, प्रीपेड रेंट टू कैश, कैश आपने पे किया है लेकिन वो प्रीपेड है तो वो आपका एसेट है, वो भी आपको एक्सपेंस में शामिल नहीं करना चाहिए था। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इफेक्ट ही आपको याद करनी है। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए सबसे पहले 20,000 का जो है वो आप रिटेन अर्निंग्स में बेटा ऐड कर देंगे वापस 20,000 रेंटल डिपॉजिट है, और वो 20,000 रुपया आप करंट एसेट में भी लिखेंगे, अदर रिसीवेबल में या करंट एसेट में जहां भी लिख सकते हैं आप। 2 लाख जो आपने पे किया ये 10 महीने का है, लेकिन इसमें से 2 महीने का जो आपका आता है 40,000 वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो वो आपको एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है, वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर वापस 20,000 भी ऐड बैक होगा, और वो 40,000 भी आप करंट एसेट में लिखेंगे बिकॉज दैट इज ओवर पेड, दैट इज प्री पेड। ये आपको इसमें जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज वो रिफंडेबल है। ठीक है जी, सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं हम। आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ जी लिमिटेड ऑफिस प्रीमिसेस है, एक सेकंड, ठीक है ओके, by the local authority in December 2016 it was found that the fire exits did not meet the safety specification. A penalty of 27,000 is probable and G Limited will incur a cost of 47,000 to rebuild the fire exit. देखिए फायर एग्जिस्ट को रीबिल्ड करने के लिए आप 47,000 की कॉस्ट इंकर करेंगे, लेकिन अभी तक हमने उसमें से ना तो कुछ पे किया है और ना ही रीबिल्ड किया, तो नो काउंटिंग एंट्रीज हैड बीन मेड, तो 47,000 की कोई एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा विल इनकर ए कॉस्ट ऑफ 47,000 फॉर द रीबिल्डिंग, अभी तो हमने कोई रीबिल्ड नहीं किया, अभी तो ये क्या कह सकते हैं इसको आप, दिस इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, रीबिल्डिंग ऑफ 47,000 फॉर द फायर एग्जिट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, तो उसको आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। सेकेंडली जो पेनल्टी आपको 27,000 की पड़ गई है वो प्रोबेबल है, उसके लिए आपको रिजर्व प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी आप एंट्री पास करेंगे, रिटेन अर्निंग में से इनकम स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, तो आपको लॉस है, रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे, और प्रोविजन फॉर जो आपका है ये पेनल्टी, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, वो आप क्रेडिट करेंगे एज ए करंट लायबिलिटी 27,000 की, अदर पेबल में भी ऐड कर सकते हैं वो आपकी मर्जी की। फिर कस्टमर हु ओड 12,000 एट 31 दिसंबर, ये बेसिकली आपका प्रोविजन क्रिएट हो रही है 27,000 की IS 37 के अंडर, तो प्रोविजन क्रिएट होगी 37,000 की बिकॉज प्रोबेबल है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे 27,000 और करंट लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। 47,000 नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो नहीं आएगा आपका, तो उसका कोई आने का तुक भी नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए अभी तक आपने कोई आपके पास अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं है जो कि ये बताया कि फ्यूचर में आपने पैसे देने, बट देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंसिस्ट एट द करंट स्टेज। The customer who owed 12,000 was declared bankrupt on 12 January. It is probable that only 20% of the debt is recoverable. No accounting entries have been made for this. अब गौर कीजिएगा जरा, कब हो रहा है, 12 जनवरी को, जबकि हमारा साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन एक कस्टमर जो 12,000 को 31 दिसंबर का था was declared bankrupt on 12 जनवरी को, इसका मतलब है कंडीशन ऑफ इवेंट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। 31 दिसंबर को भी हमें इस बात का आइडिया था कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो 20% जो बैड डेट्स हुए उसके अंदर उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा,
बाकी तो ट्रेड रिसीवेबल आपका गुड ट्रेड रिसीवेबल है, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन 20% जो रिकवरेबल अमाउंट है उसके लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट है। 20% जो आपका आएगा इसका, यानी कि 20% रिकवर हो जाएगा, बाकी जो अमाउंट है उसके लिए आपको बैड डेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे या प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। बैड डेट्स हो जाएंगे आपके, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। 20% रिकवर हो रहा है ना, बाकी नहीं हो रहा, तो 80% से आपको, यानी कि 12,000 का 80% 9600 से आपको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल में से आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। मैं अभी इसकी क्वेश्चन में क्या कहा है आपको ये भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है। एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ आइटम 1 एंड 2 शुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रोल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है, इस पर भी हम बात करते हैं। इसकी बैलेंस शीट जरा बना लेते हैं, बनाता हूँ जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टॉपिक है, इसके लेक्चर्स आपको किसी भी जगह नहीं नजर आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको टीचर्स ही नॉर्मली कराते ही नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा के उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये जो है वो टफ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के तौर पे जाते हैं। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे, जो कि अगर आप क्वेश्चन में देखें इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है सच। नॉन करंट एसेट्स हम एज इट इज है वो लिख लेंगे 6,42,000। इम्पेयरमेंट होती तो इसमें भी चेंज आता, अगर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होती IAS 36 के हिसाब से हवाले से, फिर 642,000 में भी चेंज लाना। फिर हम लिख लेंगे जी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको पता है आपकी क्या जाती है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लिख लेंगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, कितने की दी हुई 78,000 की, राइट ओवर हियर। आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल देखिए मैं कितने के दिए हुए, उसमें बेटा मेजर लॉस ऑफ कस्टमर हो रहा है, 80% जो कस्टमर है वो पैसे नहीं दे पाएगा आपको। बैड डेट्स हो रहे हैं आपके 9600 के, कैसे निकालने मैंने बेटा 12,000 का 80% माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 12,000 का 80%। शो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ जाए मैंने कैसे इसको काउंट फॉर किए। 1,89,000 में से माइनस कर देते हैं 12,000 का 80%, आ जाएगा 1,79,400। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन में मजीद कहा हुआ है। वो हमें दिया हुआ है उसने अदर रिसीवेबल्स 3,000 की। अदर रिसीवेबल में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 3,000 के दिए में, इसमें जो रेंटल डिपॉजिट आपने कराया था 20,000 का, जो कि आपका करंट एसेट है, उसका आपका फायदा फ्यूचर में होना है, और जो प्रीपेड एक्सपेंस 40,000 पे आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो भी ऐड कर देंगे, वो भी करंट एसेट है आपका। इसकी जो अमाउंट टोटल आपके पास आ जाएगी वो बन जाएगी 63,000। उसके बाद आप क्या करते हैं कैश एंड कैश, बेटा कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज आप लिख लेंगे कितने की दिए में 54,000 की। जी यहाँ तक मसला तो मुझे पता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ प्लीज। ओके कर लेंगे इसका। जीरो आ जाएगा आपका, निकाल लेते हैं 016,400। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2,20,000 का रेंटल एग्रीमेंट था, जिसके बेटा पैसे आपने दे दिए थे, लेकिन उसमें से 20,000 रुपया तो आपको वापस मिल जाना था, तो दैट इज गोइंग टू बी योर करंट एसेट, इसलिए हमने रिटेन से माइनस किया था जी। सर ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो पॉइंट है इसमें, वो तो ईयर एंड होने के बाद नहीं आ रहा, वो IAS 10 नहीं होता जो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग। हाँ उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है ना। अभी तो मैंने बताया था कि मेजर लॉस ऑफ कस्टमर अगर बैड डेट्स होता है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। इवन इट हैज अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट बिफोर द अप्रूव्ड shareholders we can adjust it in our accounting records,
तो उसने बताया कि 20% ऑफ द डेट इज, इट इज प्रोबेबल दैट ओनली 20% ऑफ द डेट इज रिकवरेबल। तो 20% तो मिल जाएगा हमें, बाकी हमारे बैड डेट्स हम कंसिडर करेंगे उसको एडजस्टिंग इवेंट है। तो आपको अपनी बैलेंस शीट को अपने बैड डेट्स ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री के हवाले से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होगा और रिटेन अर्निंग में से भी माइनस करूंगा मैं। ओके सर। वो एडजस्टिंग इवेंट है। ये इसलिए कि 31 दिसंबर को भी हमें पता था कि ये बंदे के पैसे जो है वो बैड डेट्स हो जाने हैं। अगर बैड डेट्स नहीं हो जाने तो ये तो पता था ना कि हमारा ये डाउटफुल डेट है, ये तो पता होगा, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले इक्विटी जो है वो हम लिख लेते हैं। इक्विटी में सबसे पहले आपको क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अगर आपको स्टैंडर्ड का सवाल आएगा तो आपको उस वक्त अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना है और हिम्मत के साथ और ध्यान से सॉल्व करना है, मतलब परेशान नहीं होना है इसको देख के, क्योंकि सवाल तो पेपर में ये आता है। रिसेंट वे में, रिसेंट पेपर्स में आना शुरू हुए हैं। तो मैंने देखा पेपर 3 जो रिसेंट आया है आपका, पेपर 3 रिसेंट जो आ रहे हैं काफी टफ आ रहे हैं, तो वो भी आपको इसलिए मैनेज करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया। उसके बाद आपका आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। उसमें डेफिनेटली चेंज आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग में क्या क्या चेंज आ रहा है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स देखें दी कितनी हुई पहले, वो दी हुई आपको 2,35,000 की। इसमें से बेटा हम सबसे पहले प्लस कर देंगे 20,000 जो आपने शामिल कर दिया था गलती से, 40,000 भी ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 9,600 कौन सा बैड वाला। उसके बाद जो आपने प्रोविजन क्रिएट की है, प्रोविजन आपने क्रिएट की है, कंटीजेंट लायबिलिटी कह रहा हूँ, प्रोविजन क्रिएट की जो 27,000 की कंपनसेशन की जो पेनल्टी पड़ रही है आपको, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना कोई केस अगर हो जिसका प्रोबेबल हो कि आप हार जाएंगे तो आपको उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। दैट इज गोइंग टू बी योर लायबिलिटी 258400। हम ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं। आ जाएगा। अब क्या जाती है नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं आपकी। प्रोविजन फॉर कंपनसेशन के नाम से अलग से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अदर पेबल में ही ऐड करें, अदर रिसीवेबल में ही ऐड करें, कोई सी बात नहीं। ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है सच, 1,71,000 के। अदर पेबल में आप 27,000 ऐड कर देंगे। नहीं करना चाहते तो अदर पेबल में अलग से भी लिख सकते हैं। 10,000 की हैं, हम प्लस कर देंगे 27,000। या आपका आ जाएगा 37। इसका टोटल कर लेंगे हम। $171,000 प्लस 37,000 208। एक बात आपने याद रखनी है कि हर चीज के 2 फैक्ट आपने करने हैं बैलेंस शीट के अंदर भी, ताकि वो जस्ट एडजस्ट हो जाए बैलेंस शीट, क्योंकि पहले भी तो बैलेंस शीट इक्वल आई हुई है। तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। तो आपको ना कोई आइटम देख सकते हैं कि जिसके इफेक्ट आपने नहीं किए, उससे ये कि सवाल शायद आपका थोड़ा और बेहतर तरीके से हैंडल हो जाए, ये कह रहे हैं हैंडल हो जाए या सॉल्व हो जाए, या नंबर आपके थोड़े और बेहतर आ जाए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि 100% अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा बच्चों के लिए, स्पेशली जब रन टाइम पे सवाल आता है तो काफी ट्रबल होती है। ये हमने बैलेंस शीट की बनाई है। नेक्स्ट कहते हैं जी एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ आइटम 1 एंड 2 शुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आइटम 1 और 2 के बारे में डिटेल में। ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे आप I-37 के अंडर 27,000 की, और 47,000 जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं, वो तो भी बाद में पे करनी है आपने। इट्स नॉट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट विल नॉट कम इन एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो बाकी वो प्री पेड सब कुछ मैं आपको बताया था। रोल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है, ठीक है जी? ऑडिटर इज ए पर्सन हु गिव्स एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन
about the financial statement of the business. ठीक है जी. After reasonable assurance and after getting objective evidence that financial statements gives a true and fair view of the business and they are free from material misstatement. ये definition है उसकी. And they are free from material misstatement. अगर misstatement उसमें होती है नहीं होती तो हम opinion देते हैं, उसे कहते हैं unqualified opinion. और अगर हमें उसमें error नजर आए या misstatement मौजूद हो या कोई fraudulent activity पकड़ी जाए जो auditor पकड़ ले तो फिर वो qualified opinion देते हैं. Explain why the audit report of a limited company is addressed to the company's shareholder and not its directors, because audit report is supposed to be given in front of the should be established in the annual general meeting in front of the shareholders, because they are supposed to take decisions regarding the report of the audit, that what decisions should supposed to be made in the future. Directors are basically the people who are engaged in the company formation work. They are managing the company only. They are taking part in the management of the company. They are not having the decision powers. Decision powers comes through the shareholder, through their voting rights and through their working rights. GE Limited adopted the weighted average method to ascertain the value of inventories in 2016. The purchase price has been increasing over recent years. The directors are now considering changing to first in first out method to value inventory. Advise the director whether or not the method of valuing inventory should be changed. Justify your answer. Agar aapki, if you the purchase price of the inventory is increasing and decreasing with a rapid change, then in order to average out the change, we can use weighted average method. But because the purchase price has been increasing over the recent year, the first in first out method is readily acceptable in international accounting standards. It is the method which has been followed by IAS by different companies as inventory evaluation method, because it gives you higher inventory, which decrease the cost of sales and higher profit will be reported. Especially in case of inflation, especially in case of increasing prices, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास जो पहले ही मटेरियल अवेलेबल है वो पहले इशू किया जाए, क्योंकि उसकी प्राइसेस कम होंगी. अगर जो रिसेंट प्राइसेस है, परचेज प्राइस हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर रिसेंट इयर्स, बढ़ रही है आपकी, तो आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग प्राइसेस का मतलब है कि करंट प्राइसेस जो है वो आपकी इन्वेंट्री की ज्यादा है. ठीक है जी. तो आप प्रीवियस ईयर प्राइसेस वालों को ज्यादा यूज करेंगे ताकि आपकी कॉस्ट जो है उससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बचेगी वो हाई प्राइसेस पे होगी. क्योंकि प्राइसेस जब इंक्रीज कर रही हो तो उसका मतलब है जो मोस्ट रिसेंट परचेज इन्वेंट्री है उसकी प्राइस ज्यादा होगी. तो मोस्ट रिसेंट परचेज इन्वेंट्री विल बिकम योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले पड़ा होता है वो पहले बेचते हैं. दैट इज व्हाई द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू विल बी हायर एंड कॉस्ट ऑफ सेल विल बी लोअर, which results in increase in profit. तो प्रॉफिट आपका ज्यादा आएगा. ठीक है जी. which may not be justified in the sense that you have to give higher tax, so you want to report lower profit, so in that case you can use weighted average method also. दोनों के बारे में आप थोड़ा बहुत बता के इसके बारे में आंसर दे देंगे. हायर प्राइसेस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही ज्यादा बेहतर कंसिडर किया जाता है. तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है मई जून 1732 का है. तो मेरे ख्याल अब 2 मिनट रह गए, तो इसको फिर अब कल की क्लास में हम डिस्कस जो है वो करते हैं. लेकिन अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे तो फौरी तौर पे देख लें, ताकि मैं थोड़ी स्पीड से ये क्वेश्चन जो है वो करवा सकूं आपको, यानी ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हम इसको चल सकें. तो लेक्चर वो देख लें ताकि कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी के ज़रिए इसको चीज़ों को हैंडल कर सकें. ये क्वेश्चन भी इसी तरह आईएएस का पेपर में जो है वो आया हुआ है, जो कि आपको सॉल्व करना है. इसका भी थोड़ा सा है आईएएस से रिलेटेड. ये देखें, ये भी आईएएस पर बेस्ड है. तकरीबन आप समझने को 5-6 क्वेश्चन है जो है. तो मैं कोशिश करूंगा कि
एक से ज्यादा क्वेश्चन हम जो है वो कर पाए एक क्लास के अंदर, क्योंकि हो सकता है कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।